Good afternoon, everyone. I hope everybody is able to listen to me. I will get back to your question after teaching 50. Every 15 minutes, I'll get back to answering your questions. So for now, we are going to start with the chapter Natural Resources. I hope you can see the shared screen. So natural resources. The natural resources are basically divided into three categories. The first one are land resources. The first one are land resources. The second are water resources. And the third one is energy resources. These are the three sections in which this chapter is divided. So land resources, water resources, and energy resources. So in broad terms, what are land resources? Land resources basically include your soil. In this, we will study soil degradation, how soil is degraded, soil fertility, and what are the different factors basically that cause soil degradation. वाटर रिसोर्सेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सेलाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस क्या हैं वो पढ़ेंगे कि फ्रेश वाटर कितना है, सेलाइन वाटर कितना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वाटर के वो कितने डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर हमारे पास सेलाइन यानी सॉल्टी वाटर जो ओशंस के अंदर होता है, फ्रेश वाटर इसके बारे में, और वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हम दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं लैंड रिसोर्सेज को डिस्कस करूंगा। जो आपके लैंड रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है? तो लैंड इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स दैट वी हैव। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस विद द फूड दैट वी ईट। विदाउट लैंड, विदाउट सॉइल आपका फूड ग्रो नहीं कर सकता। तो फूड के अंदर जो मैक्सिमम जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो लैंड है, सॉइल है। हालांकि आजकल एक नई टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं कुछ, जहाँ पे विदाउट सॉइल प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाइड्रोपोनिक्स, एक चीज होती है हाइड्रोपोनिक्स। मैं पहले इसकी हेडिंग डाल देता हूँ। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लैंड रिसोर्सेज को डिटेल में पढ़ रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज के अंदर हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्टाइल सॉइल बेसिकली। ठीक है, कौन सी सॉइल? इंपॉर्टेंट क्या है? फर्टाइल सॉइल। तो आजकल हालांकि एक टेक्निक यूज की जाती है जहाँ पे विदाउट सॉइल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इफ यू ओपन यूट्यूब एंड सर्च द वर्ड हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बिना सॉइल के, एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती हैं मल्टीपल, कोकोपीट और कई तरह के डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं। आर्टिफिशियल नहीं, बेसिकली नेचुरल मेम्ब्रेन्स ही हैं, कोकोनट हस्क से बनाई जाती हैं, विदाउट सॉइल जिनको यूज किया जाता है। और न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए होते हैं प्लांट्स को, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि आपको दो टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को। आपके प्लांट को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी में मिलाकर प्लांट की रूट्स को देते रहते हैं और उससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो दे ग्रो फास्टर, दे यूज लेस वाटर, दे यूज लेस स्पेस। तो हाइड्रोपोनिक्स इज रियली गुड ऑल्टरनेट इफ वी रन आउट ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हम धीरे धीरे उसे डिग्रेड कर रहे हैं। तो चांसेस ये हैं कि आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर बहुत सारी सॉइल रिसोर्सेज हमारी ख़त्म ही हो जाएंगी। ठीक है, सॉइल बहुत जगह पे अनफर्टाइल कम्प्लीटली हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है ऐसी जगहों पे वो हाइड्रोपोनिक्स है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि सारे के सारे प्लांट्स अभी तक इसके अंदर ऑप्टिमाइज नहीं किए गए। जो हमारे मेजर प्लांट जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे वीट, पोटैटोज,
जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, कोई भी पोटैटोज, इसके अंदर कैरेट्स, ठीक है, इस तरह के वेजिटेबल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वीट, राइस, ये सब ग्रो करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर, अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो सच प्लांट्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ना मोस्टली सबसे इजीली जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आपकी, ऐसी वेजिटेबल्स जो जिनके अंदर लीव्स होती हैं वो इजीली ग्रो कर जाती हैं, जैसे इसके अंदर पालक आसानी से उग जाएगा, केल, ब्रोकली, ब्रोकली नहीं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट जो सैलेड्स के अंदर लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो आसानी से उग जाती हैं। टॉल प्लांट्स ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर, जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी होती है। छोटे प्लांट्स, लीफी वेजिटेबल्स बेसिकली इजीली ग्रो की जा सकती हैं, ये सब ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अभी भी हमें सॉइल चाहिए। तो सॉइल ऐसा नहीं है कि अगर हमने हाइड्रोपोनिक्स डेवलप कर लिया है तो सॉइल का यूज़ खत्म हो गया है, फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत हमें अभी भी है। अब फर्टाइल सॉइल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो किन रीजंस की वजह से इस सॉइल का, फर्टाइल सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन, क्यों खत्म हो रही है फर्टाइल सॉइल, ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं डिग्रेडेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल्स के लिए, इसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो है फर्टाइल सॉइल के खत्म होने का वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टाइल सॉइल डिग्रेडेशन। जो मेन रीज़न है फर्टाइल सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए वो है डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट रिमूवल से या फॉरेस्ट को काटने से क्या होता है, जो सॉइल को होल्ड कर रहे हैं प्लांट्स इन प्लेस, वो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं और उनकी रूट सॉइल को होल्ड करती हैं। तो जब भी रेनफॉल होगा तो वो सॉइल जो है इट विल गेट वॉश्ड अवे इनटू रिवर्स, तो फर्टाइल सॉइल का इस वजह से लॉस होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं उनका एक्सेसिव यूज भी सॉइल की क्वालिटी को या फर्टिलिटी को डिग्रेड करता है। पेस्टिसाइड्स किस लिए यूज किए जाते हैं, पेस्ट को, केमिकल्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उस लैंड में क्रॉप को ज्यादा ग्रो करने के लिए। एक लैंड के अंदर अगर मान लो 1 किलो क्रॉप ग्रो कर सकता है फॉर एग्जांपल, तो उसको अगर आप 2 किलो या 3 किलो ग्रो करना चाहते हैं, ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं क्रॉप की, तो उसके लिए आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उन फर्टिलाइजर्स को एक्सेसिवली यूज करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डालेंगे, तो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है और वो डैमेज होती है, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ये एक रीज़न है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। लैंड यूज चेंज जो किया जा रहा है, लैंड यूज चेंज, लैंड यूज चेंज का मतलब क्या है, द फॉरेस्ट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स। हमारी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फार्मलैंड्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रास लैंड्स में ये फार्म लैंड्स या ग्रास लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे जो जो नॉन वेजिटेरियन मीट का कंजम्पशन है, कैटल का कंजम्पशन है, तो कैटल्स को ग्रो करने के लिए बड़े बड़े ग्रास लैंड्स चाहिए होते हैं, तो वो उनको फीड करने के लिए ग्रास तो फॉरेस्ट में खा नहीं सकते, तो उन क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट के ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि ये कैटल्स को कैटल फार्म्स बना सकें। तो obviously forest absorbs much more carbon and holds the soil in a way better manner compared to a farmland and grassland। इस वजह से सॉइल की क्वालिटी यहाँ भी डिग्रेड हो रही है। तो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है इस वजह से। तो लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है कि जब आप फॉरेस्ट कवर को कम कर दोगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, तो फॉरेस्ट कवर को हटा के आप फार्मलैंड बना दोगे या ग्रासलैंड बना दोगे जो कि मच लेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, तो क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है स्पेसिफिकली वो होगी, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते थे वो अब कहाँ रहेंगे, वो फार्म लैंड्स या ग्रास लैंड्स में तो रह नहीं सकते, तो फॉरेस्ट कवर लॉस होने की वजह से ये होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा।
पोल्यूशन होगा डिफरेंट काइंड्स का, क्योंकि क्या होता है फॉरेस्ट जो है, लार्ज ट्रीज हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन होगा। अब लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके से होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कि अब वो जो लार्ज फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं, दे होल्ड द सॉइल इन प्लेस, व्हेन दीज रूट्स आर नॉट देयर, व्हेन द रेन फॉल्स, दैट सॉइल विल बी इजीली वॉश्ड अवे, ठीक है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड डिग्रेडेशन या इसको सॉइल इरोजन भी कह सकते हैं, सॉइल इरोड होगी धीरे धीरे इसकी वजह से। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, फॉरेस्ट कवर इतना चेंज करने, डिक्रीज करने की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज कर रहे हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहे हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर, ये जो बहुत रिसेंट ईयर्स में, पिछले कई सालों के अंदर वेदर का जो प्रिडिक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। कहीं पे भी सूखा पड़ रहा है अचानक से, कहीं पे भी फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, जहाँ फ्लड्स नहीं आते थे, जहाँ फ्लड्स आते थे वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो वेदर पैटर्न्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, और वो सब किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अल्टीमेटली जो हम ग्लोबल टेम्परेचर को इतना ज़्यादा ऑल्टर कर रहे हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर काट चुके हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल कार्बन सिंक था, उसका साइज बहुत घट गया है। अभी एक रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है कि हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने का सबसे सिंपल तरीका है कि ट्रीज लगाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है। पेड़, अगर हम पेड़ नहीं काटना बंद कर देंगे अभी भी, तो हम बच जाएंगे उससे। बेसिकली जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अभी एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि अगर हमने ग्लोबल टेम्परेचर जो हम सोच रहे हैं, अभी जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें ये बोला था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अभी जितना है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तब तक ठीक है, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो भी ठीक है। लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया, 2.2 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पे लिटरली ग्लोबल कैटास्ट्रफी हो सकती है, उससे वापस आना बहुत मुश्किल है। और ये क्यों क्यों ऐसा होगा, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया ना, तो जो प्लांट बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर को कूल रखने में हेल्प कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देंगे। अब ये बहुत सुनने में अजीब लगता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना कैसे शुरू कर देंगे, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। आप सबने 10th में पढ़ा था, एक बहुत सिंपल सा ग्राफ से समझाता हूँ मैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी स्टडी है। इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट, आई नो कि साइंस स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। एक ग्राफ बहुत ईजी, यहाँ हम ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम रेट, या सिंपल वर्ड यूज करता हूँ आपके लिए, स्पीड ऑफ, या स्पीड ले लेते हैं बस, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ जरा ध्यान से देखना। फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट्स के अंदर, यानी वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ना ये तो अच्छी चीज़ है। आप सोचोगे कि टेम्परेचर बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ती जा रही है, और फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अच्छा है। तो इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन एक पॉइंट आता है अराउंड 35 या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जहां पर, या सॉरी मेरे ख्याल से दिस वाज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस या 37, ऐसा ही कुछ है। सर्टेन टेम्परेचर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके बाद इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर अगर इस लेवल से ज़्यादा गया, इस लेवल से ज़्यादा हो गया, तो प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का जो मैकेनिज्म है, यानी जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अर्थ के टेम्परेचर को घटा रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन प्लांट के अंदर एक प्रोसेस और होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, प्लांट्स हमारी तरह रेस्पिरेशन भी करते हैं, हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो रेस्पिरेशन की स्पीड भी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। अब क्या प्रॉब्लम है कि रेस्पिरेशन की स्पीड टेम्परेचर के साथ बढ़ती ही जाती है, कहां तक, 60 डिग्री सेल्सियस तक तकरीबन। तो जब तक ग्लोबल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा, तब तक रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और फोटोसिंथेसिस की स्पीड यहाँ रुक गई है, वो नहीं बढ़ रही है, रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ती जा रही है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ने से क्या है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, जब अर्थ का टेम्परेचर
35 डिग्री मान लेते हैं हम, 35 डिग्री से ऊपर पहुंचेगा तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना कर देगा बंद और रिलीज करना चालू रखेगा। तो जो प्लांट्स बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर को घटा रहे हैं वो प्लांट्स ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ट्रीज हमारे लिए फेवर में काम कर रहे हैं अर्थ के, अभी वो हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे अगर टेम्परेचर, अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। तो इस टाइम पे क्या सोल्यूशन है हमारे पास कि अभी से हम प्लांट्स को लगाना बढ़ाना बंद कर दें, लगाना शुरू कर दें, आई मीन बंद कर दें नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना कम करें, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना। आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, आपके लिए बहुत सिंपल है, आप जितना कंजम्पशन कम करो, जो भी चीजें इस्तेमाल करते हो कोई भी फालतू चीज इस्तेमाल मत करो। आप घर में लाइट जला रहे हो, गाड़ी यूज कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, लाइट्स को ऑफ करो, एवरीथिंग काउंट्स। कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करो, कम कपड़े खरीदो, अगर पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं कर सकते तो अच्छी बात है मत यूज़ करो। तो जहाँ पे भी अपना कंजम्पशन कम करो, रिसाइकिल करो, चीज़ों को रीयूज करो। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अभी जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने, हमारे पास अल्टीमेट सोल्यूशन बस ये बचा है कि ट्रीज इनफ नहीं है हमारे पास और अभी भी हम ट्रीज को काट रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक मशीन बनाई है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करती है। तो अब हमें लिटरली हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हमें CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली मशीन्स बनानी पड़ रही हैं। और अगले आने वाले अगर 10 साल के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर का जो बढ़ने का रेट है, अगर हमें लगा कि हम 1.5 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे या 2 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे गॉड फॉरबिड, तो फिर तो हमें ये मशीन्स चाहिए। जो माइक्रोसॉफ्ट ने जैसी मशीन बनाई है CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली, ऐसी मशीन हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकती यार। प्लांट लगाना काफ़ी नहीं होगा, अगर 10 साल के बाद भी हमारा यही स्टेटस रहता है जो आज है, हमारा CO2 एमिशन कम नहीं होता, तो प्लांट्स लगाना काफ़ी नहीं होगा। प्लांट्स बल्कि उल्टा हमारे साथ अगेंस्ट काम करने लगेंगे। और अभी जो हालत है, जो सुनामीज और ये सूखा पड़ना, फ्लड्स आना, ये प्रोसेस दसियों 50 100 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये बढ़ेंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा, सॉइल नहीं होगी, फूड नहीं होगा आपके पास। दिस कैन लिटरली एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन इफ वी डू नॉट करेक्ट आवर कोर्स। ये हमें अंदाजा अभी नहीं हो रहा है कि ये कितना सिवियर है। ये कोर्सेज इंक्लूड किए गए हैं आपके सिलेबस में इसी वजह से, ये रियलाइज कराने के लिए जनरल पब्लिक को कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर है। अगर हमने करेक्ट नहीं किया अपना कोर्स ह्यूमंस ने, तो वी कैन गेट कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस वजह से होता है? सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की टॉप लेयर का रिमूवल, सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है उसके रिमूवल को सॉइल इरोजन बोला जाता है। ठीक है, तो कई सारे नेचुरल और मैन मेड रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? मेन रीजंस जो सॉइल इरोजन के हैं, सबसे पहला स्लोप ऑफ द सरफेस। ये तो नेचुरल रीजन है, स्लोप ऑफ सरफेस। अगर कोई पहाड़ों वाली जगह है जहाँ पे जो फार्म है वो किसी पहाड़ के किनारे पे है, यहाँ पे सॉइल है, तो बारिश ऊपर से गिरेगी अगर, तो ये सॉइल बह के नीचे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो सॉइल इरोजन स्लोप ऑफ द सरफेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो हिली एरियाज के अंदर, जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ी एरियाज हैं, उसके अंदर सॉइल इरोजन ज़्यादा कॉमन है क्योंकि स्लोप पर होती है सॉइल, तो रेनफॉल से वो आसानी से बह जाती है। ठीक है, सॉइल कंटेंट कैसा है, सॉइल कॉम्पोजिशन बेसिकली। तो सॉइल कॉम्पोजिशन, जिस सॉइल के अंदर, देखो सॉइल के अंदर क्ले, सिल्ट, सैंड, मल्टीपल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो जिसके अंदर सैंड ज़्यादा होगा, हाई सैंड कंटेंट होगा जिसमें, उसका सॉइल इरोजन ज़्यादा जल्दी होगी। तो ऐसी सॉइल जिसमें हाई सैंड कंटेंट है, जैसे जो राजस्थान की सॉइल या हरियाणा की सॉइल, यहाँ पर सैंड कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है सॉइल में, तो यहाँ की सॉइल ज़्यादा इजीली इरोड होती है कंपेयर टू द सॉइल इन वेस्टर्न घाट, जैसे जो है मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ पर सैंड कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ सॉइल इतना ज़्यादा इरोड नहीं होती जितनी यहाँ होती है। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस।
तो वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस कैसे इम्पैक्ट करती हैं सॉइल इरोजन को? तो वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन जैसे नेचुरल फैक्टर लाइक हाई रेनफॉल अगर यहाँ पे हो रहा है, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, हाई रेनफॉल, फ्लड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर कहीं हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो उससे सॉइल इरोड हो सकती है। ठीक है, ड्रॉट्स, अगर सूखा पड़ रहा है तो उससे क्या होता है, सूख जाती है सॉइल और क्रैक होकर टूटने लगती है और फिर विंड के साथ उड़ जाती है, तो ड्रॉट्स। ठीक है तो ये सब रीजंस हैं। उसके अलावा और क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना एक रीज़न है सॉइल इरोजन के लिए। डिफॉरेस्टेशन क्या बताया था मैंने, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों होती है कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो ट्रीज की, बड़े प्लांट्स की या छोटे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। अगर आप फॉरेस्ट को काट दोगे, रूट्स नहीं होंगी, तो वो सॉइल को होल्ड नहीं करेंगे और रेनफॉल या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वो सॉइल जो है वो इरोड हो जाएगी। ठीक है, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि खेती ज़्यादा हो रही है कहीं किसी जगह पर, तो उससे भी सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, अगर किसी जगह पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, फूड कल्टीवेशन ज़्यादा किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी सॉइल इरोजन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो हाई इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम होता रहेगा, सॉइल बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी, माइक्रोब्स के कंटेंट कम होते रहेंगे, सॉइल वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग, अगर उन जगहों पर एनिमल को ग्रेजिंग कराई जाती है, कैटल्स को या किसी को भी, तो उसकी ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल की टॉप लेयर डैमेज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी कैन टेक प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन? किन मेथड्स को यूज़ करके हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो मल्टीपल प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कई सारी इरोजन कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं। लो टिलेज, ठीक है, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करें एक जगह पे, एक सॉइल में, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स यूज़ करता है, तो अगर वही क्रॉप हम ग्रो करते रहेंगे सेम जगह पर, तो क्या होगा, वो वाला पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो वो क्रॉप यूज़ कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन में क्या है, डिफरेंट टाइप के क्रॉप ग्रो करते रहो, ओवर टाइम चेंज करते रहो कि कौन सा क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे, हमें पता एकदम से गायब नहीं हो जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट। ठीक है, यूजिंग मल्च, मल्च क्या होता है, जो डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स, तो वो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, मल्च कवर, ये सर्च कर सकते हो एग्जैक्टली मल्च कवर किसे कहते हैं। टेरेस फार्मिंग अगर हम करें, दूसरा एक है टेरेस फार्मिंग, यानी कि नॉर्मल सॉइल हम क्लोज्ड एरियाज के अंदर अपने टेरेस के ऊपर, यानी बिल्डिंग्स के अंदर अगर फार्मिंग करें, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसके अंदर कम वाटर यूज़ होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, विंड ब्रेक्स या यूज़ करना, यानी कि अगर जहाँ हवा बहुत ज़्यादा आती है तो वहाँ पे एक वॉल बना दें उस विंड को रोकने के लिए, ताकि वो सॉइल इरोजन कम हो जाए उसके अंदर। ठीक है, तो विंड ब्रेक्स यूज़ कर सकते हैं हम। फेंसेस, लाइव फेंसेस यूज़ कर सकते हैं। लाइव फेंसेस क्या होते हैं, हम खेतों के साइड में, जो आपके खेत हैं उसकी साइड में ट्रीज उगा देते हैं। ठीक है, ट्रीज उगा देते हैं जो सॉइल को बहने से रोकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है,
रिफॉरेस्टेशन, यानी जहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हो गए आसपास के एरिया में तो वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करें, उससे भी सॉइल इरोजन खत्म हो सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर डेजर्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, सॉरी डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, एक फर्टाइल लैंड का, फर्टाइल लैंड थी वहाँ पर, उस फर्टाइल लैंड को अगर हम डेजर्ट में कन्वर्ट कर दें, यानी नॉन फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दें, इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का ये एक्सट्रीम प्रोसेस है, यानी इतना ज़्यादा लेवल तक डिग्रेड हो चुका है कि वो कंप्लीटली डेजर्ट बन गया है। ठीक है, तो मल्टीपल डिफॉरेस्टेशन और यही सब रीजन जो सॉइल डिग्रेडेशन के हैं, तो दिस इज बेसिकली द अल्टीमेट केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके सेम रीजंस हैं, रीजंस अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेट केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो अलग से इसके रीजंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, what are the different causes of deforestation, तो फॉरेस्ट क्यों काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो what are the main reasons जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो मेन रीजन जो है, सबसे पहला सबसे मेजर रीजन एग्रीकल्चर्स एंड प्लांटेशंस। सबसे ज़्यादा खाना उगाने के लिए, फार्म लैंड्स बनाने के लिए या प्लांटेशंस बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है सबसे ज़्यादा, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी सिटीज़ बनाने के लिए, रहने की जगहें बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो दोनों ही रीज़न, दोनों के लिए अल्टीमेट रीज़न जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन ही है। एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, फूड क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें चाहिए। प्लांटेशन इसलिए चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द दो मेजर रीजंस हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो रीजंस आते हैं वो इसी के अंडर आते हैं, जैसे इसके अंदर हार्वेस्टिंग वुड, तो वो प्लांटेशन के अंदर आ गया, वुड या फायरवुड हार्वेस्ट करने के लिए। इलीगल लॉजिंग, तो वो भी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं है एक्चुअली, इलीगल लॉजिंग, यानी कि रहने के लिए फॉरेस्ट के अंदर इलीगली लोग रहने के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, वहाँ पर रहते हैं, गाँव जैसे बसाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट फायर्स, ये एक रीज़न है, हाँ मेजर। फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है वो नेचुरल कॉजेज की वजह से भी लगती है, कई बार मैन मेड भी होती है, छोटी सी किसी ने आग लगाई वहाँ पर, बुझाई नहीं और वो फैल गई पूरे फॉरेस्ट में। या गर्मी की वजह से भी होती है, अभी मैक्सिको के अंदर लगी थी। ठीक है, एरिजोना के अंदर लगी थी, अमेरिका में अभी स्टार्ट इसी साल, पिछले साल जनवरी के अंदर। माइनिंग, कोल माइनिंग के लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं। ठीक है, कोल या मेटल माइनिंग, आपको पता चला कि इस लैंड के अंदर कोल या कोई पर्टिकुलर मेटल है, उसकी माइनिंग के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज हैं, सॉरी, इन वजह से होता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड, स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड। तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए लैंड के। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर स्टेप्स दैट वी कैन टेक इज एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन मतलब यानी कि जहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं उनको वापस से लगाया जा सके, ये दोनों देखो। ठीक है, एक एक पैकेट रख दो, हम बाद में देख लूँगा इसका, रख दो इसका पैकेट, अगर मैं पूछ लूँगा तुमसे अच्छा क्या। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द सेकेंड थिंग दैट वी कैन। ठीक है, तो जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनको हम कटने से बचाएं। ठीक है, यानी कि उनको मैनेज करें प्रॉपरली ताकि वो डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के फार्मिंग मेथड्स यूज़ करें, एडवांस्ड फार्मिंग मेथड्स यूज़ करें जिससे हमें फॉरेस्ट को ना काटना पड़े, यानी कि इंडोर फार्मिंग या रूफ टॉप फार्मिंग, जो टेरेस फार्मिंग जो हमने डिस्कस की थी, या हाइड्रोपोनिक्स को और बढ़ावा दिया जाए। जो चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं हाइड्रोपोनिक्स में, या अल्टरनेट फार्मिंग मेथड जिसके अंदर सॉइल का यूज़ कम हो।
तो उनको बढ़ावा दिया जाए, तो उससे हम फॉरेस्ट कटने से बचा सकते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट किया जाए इसके अंदर, हालांकि वाटर मैनेजमेंट एक डिफरेंट टॉपिक के अंदर भी स्टडी किया जाएगा, बट वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लैंड यूज। वेस्ट मैनेजमेंट की, हम वेस्ट जो डंप कर रहे हैं सॉइल के अंदर, वो भी सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, प्लास्टिक वेस्ट कहीं भी डंप हो रहा है तो वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लैंड यूज इम्प्रूवमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए ये 5-6 स्टेप जरूरी हैं। ठीक है, तो ये लैंड के बारे में था। अब आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आई विल क्विकली मूव ऑन टू वाटर एंड देन एनर्जी। तो वाटर रिसोर्सेज पे मूव करते हैं हम। वाटर रिसोर्सेज के बारे में ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, उसमें से अगर हम देखें तो मरीन वाटर यानी कि जो सॉल्टी वाटर है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते पूरी अर्थ पे, मरीन वाटर पूरी अर्थ का 97.5% है। यानी पूरी अर्थ पे जितना भी वाटर है उसमें से 97.5% सॉल्ट वाटर है, यानी ओशंस के अंदर है, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ जो फ्रेश वाटर है वो रिमेनिंग 2.5% है। अब फ्रेश वाटर में से भी ये 2.5% जो बचा वो सारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि इस 2.5% में से 1.9%, 1.97% बल्कि ग्लेशियर्स की फॉर्म में, अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स की फॉर्म में जो जमा हुआ है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसे आप सोचो कि उसे मेल्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे हम। अगर उसे मेल्ट कर दिया तो ग्लेशियर्स अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने ग्लेशियर्स मेल्ट कर दिए तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारी अर्थ सस्टेन ही नहीं कर सकती। तो इस 2.5% में से भी 1.97% हमारे काम का नहीं है। इसके अलावा जो बचा वो हमारे काम का है। तो रिवर्स में या लेक्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर है वो है 0.03%। सिर्फ और सिर्फ ये वाटर हमारे काम का है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ वाटर दैट वी कैन यूज विच इज प्रेजेंट इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। ठीक है, इसके अलावा एटमोस्फेयर में है बाकी वाटर। एटमोस्फेयर यानी मॉइस्चर की फॉर्म में। ठीक है, 0.5% मॉइस्चर की फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम। वो भी अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, तो उसे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा पानी हम यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ ये 0.03%। तो पूरी अर्थ पे जितना वाटर है उसमें से सिर्फ 0.03% वाटर हमारे लिए यूजेबल है। ठीक है, तो इतने कम वाटर होने के बाद भी अब आप सोच सकते हो कि वेस्ट करना कितना सेंसिबल ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, 1.9% जो है वो इसके अंदर सिर्फ ग्लेशियर्स नहीं है, ग्लेशियर्स के साथ साथ में ग्राउंड वाटर भी जो है वो आपका, ग्राउंड के अंडर जो वाटर है वो भी आपका 1.97% में आता है। लेकिन इस ग्राउंड वाटर को भी सारे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, ये भी अर्थ को कूल रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर किस फॉर्म में होता है? ग्राउंड वाटर जो है आपका एक्विफर्स की फॉर्म में होता है। ग्राउंड वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्विफर्स। एक्विफर्स क्या होते हैं? एक्विफर्स हैं पैकेट्स ऑफ वाटर अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर, पूरी अर्थ के नीचे हर जगह पे पानी नहीं है, कहीं कहीं पर पानी है। तो बेसिकली अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये मान लो ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस के नीचे कहीं कहीं पे यहाँ पानी है, जैसे यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, सरफेस के नीचे कहीं कहीं पे वाटर है। हर जगह ऐसा नहीं कि पूरी अर्थ की लेयर के नीचे एक पानी की लेयर बनी हुई है, कहीं पे भी आप खोदोगे और आपको ग्राउंड वाटर मिल जाएगा। ग्राउंड वाटर एक्विफर्स के अंदर होता है। ठीक है, जो आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। अच्छा, इसके बाद इंडिया के अंदर जो मेन वाटर रिसोर्सेज हैं,
water resources in India. What are the different types of water resources in India? तो सबसे पहली जो मेजर वाटर रिसोर्स है इंडिया में वो है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के अंदर सारा आपका रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स ये सब आ जाएंगी। ठीक है। दूसरा वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या है? ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर इकट्ठा हुआ है कुछ लैंड्स के अंदर और वहाँ पे प्लांट्स हैं बहुत सारे। आपको वेटलैंड का एग्जांपल लेना है, दिल्ली में यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में जाकर आप देख सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ वेटलैंड, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। और आपको एक एग्जांपल लेना लेड वेटलैंड का, नीला हौज करके एक जगह है दिल्ली में, वसंत कुंज के पास। ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो वेटलैंड्स के एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या है? वो एरियाज जहाँ पर जो रेनफॉल होती है किसी एरिया में, जहाँ पर वो इकट्ठा होता है उस रेन का पानी, रेन वाटर का पानी, उसे ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। या रिवर की स्ट्रीम कहीं पर जाके अगर इकट्ठी हो रहा है पानी वहाँ पे, वो बह के आगे नहीं जा रहा, कोई ऐसा है, मान लो ये रिवर बह रही है इधर से और यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम निकल जाती है और यहाँ पे रिवर का पानी इस जगह इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा सा एक साइड स्ट्रीम निकल के, तो ये ड्रेनेज, ये जो है बना आपका, ये ड्रेनेज बेसिन हो गया। ठीक है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज ड्रेनेज बेसिन। इसके अलावा और क्या है? वाटर शेड है। वाटर शेड क्या होते हैं? किसी अगर एक एरिया में, ये है वाटर शेड, जैसे राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं कहीं पे भी, किसी एक एरिया के अंदर ये पूरा एरिया है बहुत बड़ा और इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो थोड़ी सी नीचे है, तो इस एरिया में जितनी भी रेनफॉल होती है उस रेनफॉल का सारा पानी इसी के अंदर जाके इकट्ठा होता है। कहीं पे भी रेनफॉल होगी सारा का सारा पानी इसी एरिया, इसी पॉइंट छोटे से एरिया में इकट्ठा होता है। इसे वाटर शेड बोलते हैं। ये जो एरिया है दिस विल बी कॉल्ड एज द वाटर शेड, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया का सारा रेनफॉल इकट्ठा होता है। ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर एक रिसोर्स है। वाटर का रिसोर्स ग्राउंड वाटर इंडिया में एक मेजर रिसोर्स है। हालांकि ग्राउंड वाटर हर जगह पे सेफ नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर पॉइजनस भी हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होती है ग्राउंड वाटर के अंदर। ठीक है। तो ये रेनफॉल की वजह से भी बढ़ सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। अच्छा जी। उसके बाद अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स और डेटा को देखें, वाटर की डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है, डिमांड ऑफ वाटर जैसे इंडिया में या अराउंड द वर्ल्ड किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ वाटर डिमांड्स इन कंट्री पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है ये। ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक वाटर देखें, सबसे ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल होता है वो इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी इरिगेशन के अंदर इस्तेमाल होता है किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। मैक्सिमम यूज जो है इरिगेशन यानी खेतों में डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये ईयर के हिसाब से देखो तो 2000 से 2025 का प्रोडिक्शन लिया और 2050 का प्रोडिक्शन लिया है हमने। तो 2000 के अंदर जो पानी इस्तेमाल हो रहा था वो 541 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर इस्तेमाल हो रहा था। 2025 में हमारा प्रोडिक्शन है 941 हो जाएगा और 2050 के अंदर हमारा प्रोडिक्शन है ये 1072 हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज, अब ये स्लो रेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं वाटर के यूज़ को कम करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वाटर यूज़ है वो डोमेस्टिक यानी घरों के अंदर होता है, जो कि 2000 के अंदर 42 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था। 2025 में 73 बढ़ने के चांसेस और ये 103, इसका यूज़ जो है घटने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं हमें। ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर वाटर का इस्तेमाल होता है, कूलिंग करने में या डैम्स के अंदर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो सॉरी कोल पावर्ड प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो एनर्जी के अंदर 2 था 2000 में, 15 हो गया, 130 हो गया। तो एनर्जी प्रोडक्शन में इसका यूज़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसका यूज़ बढ़ने के। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप देखोगे
तो वाटर का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। 2000s के अंदर 8 अगर किलोमीटर स्क्वायर था, इसके बाद बढ़ के 22 होने के चांसेस हैं 2025 में, और फिर उसके बाद 63। ये प्रिडिक्शन मॉडल्स ने प्रिडिक्ट किया है कि क्या ग्रोथ रेट है इस टाइम पे, और उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या चांसेस हैं इसके होने के। ठीक है, तो ये वाटर यूज है। अच्छा, क्या वाटर प्रॉब्लम्स हैं, इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले समय में हम फेस कर सकते हैं वाटर से रिलेटेड? इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर। तो सबसे पहला, क्वालिटी डिटीरियोरेशन। क्वालिटी जो है वाटर की वो ख़राब होती जा रही है, पोल्यूटेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, हम ग्राउंड में ऐड करते हैं तो लीच होके नीचे जाते हैं, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी ख़राब हो रही है, ओशन की क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो बेकार होती जा रही है, डिटीरियोरेशन हो रहा है उसका। ठीक है, वेस्ट डंपिंग की वजह से रिवर्स की, पॉन्ड्स की, ओशंस की, गार्बेज डंपिंग जैसे ओशंस के अंदर बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली अभी भी, तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, डिमांड वाटर की बढ़ती जा रही है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज जो हो रही है वाटर की रेगुलरली, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी आपने तमिलनाडु और केरला के बीच में देखा था, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जहाँ पे एक स्टेट को सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर डिसाइडेड था देना और दूसरी स्टेट उससे ज़्यादा डिमांड कर रही थी। तो सॉरी, क्वालिटी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन वाटर। तो दो स्टेट्स के बीच में अगर वो सेम वाटर रिसोर्स को, सेम रिवर को शेयर करते हैं या सेम लेक को, पॉन्ड को शेयर करते हैं, तो वहाँ पे वाटर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टेंटली रहता है रिवर को, वाटर को लेके, इरिगेशन वाटर को लेके। दूसरा, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं हमें। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर को मैनेज किया जा सकता है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम वाटर के डिग्रेडेशन को रोक सकें। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वाटर को पॉल्यूट करने से रोकना है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो वाटर को पोल्यूशन से रोकना है, यानी कि कोई भी चीज़ जो वेस्ट डंपिंग या किसी भी तरह की केमिकल डंपिंग को वाटर के अंदर जो हो रही है कॉन्स्टेंटली, उसको रोकना है। ठीक है, उसके अलावा सस्टेनेबल वाटर यूज को मिनिमाइज करना है। ठीक है, जितना कम से कम, इरिगेशन के अंदर चांसेस हैं कि कम हो जाएगा। अब जैसी जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, उससे हमें चांसेस लग रहे हैं कि इरिगेशन में जो वाटर यूजेस जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है वहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट। अब वाटर शेड जैसे मैंने बताया था, एक एरिया में कई बार ऐसा होता है कि ऐसा डिप्रेशन होता है जहाँ पर जाके सारा रेन वाटर इकट्ठा होता है, तो उसको मैनेज करना कई कई जगह पे। अब कहीं पर अगर हमें पता है कि इस एरिया का सारा पानी इस जगह पे जाके इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर हम कोई पॉन्ड या लेक बना दें या कोई रिजर्वायर बना दें जो उस पानी को कलेक्ट कर सके और यूज़ कर सके प्रॉपर तरीके से। तो वाटर शेड मैनेजमेंट इसे कहते हैं, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका सब टॉपिक ये है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसी का एक टाइप हो गया वाटर शेड मैनेजमेंट बेसिकली। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो रेन वाटर आता है वो हमारा नालियों में नॉर्मली बह जाता है और क्या गंदा होकर और रिवर्स के अंदर चला जाता है, तो रिवर्स को और ज़्यादा पल्यूट कर रहा है रेन वाटर, हमारी सिटीज़ से बहकर रिवर्स के अंदर जा रहा है। तो उस वाटर को अगर हम अपनी सिटीज़ में स्टोर कर लें और साफ़ करके इसे रीयूज़ करें तो वो बहुत अच्छा होगा, उससे रिवर्स का पॉल्यूशन भी घटेगा और हमारे पास सफिशिएंट फ्रेश वाटर भी होगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, डैम्स को कंट्रोल करना, बनाना भी ज़रूरी है, और कहाँ बनाना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इरेगुलर जगह पे डैम बनाएंगे जहाँ पर रिवर का कोर्स डैमेज हो रहा है या कुछ भी तरीके से ऐसी चीज़ हो रही है जिससे रिवर्स के कोर्स को हार्म कर रहा है, वो रिवर्स के फ्लो को हार्म कर रहा है या डिफॉरेस्टेशन कॉज कर रहा है, तो वहाँ पे डैम्स नहीं बनाना। जहाँ ज़रूरत है डैम बनाने की, जहाँ से एनर्जी डैम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है या उसे प्रॉपरली इरीगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है जिससे मिनिमम हार्म हुआ सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, तो वहाँ पे डैम बनाना पॉसिबल है।
ठीक है, तो ये वाटर के बारे में था. I'll just in 5 minutes I'll try to finish energy resources because in next class I have to catch up with the next chapter. We are already behind the schedule. In 5 minutes I'll complete this, then I'll take your questions. एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर जो दो कैटेगरी हैं बेसिकली, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? जिनको एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, यू ऑलरेडी हर्ड अ लॉट अबाउट दीज. नॉन रिन्यूएबल के अंदर आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे सारे. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आपकी सोलर एनर्जी आ जाएगी, विंड एनर्जी आ जाएगी, जियोथर्मल एनर्जी आ जाएगी यानी ग्राउंड से जो एक्सट्रैक्ट की जाती है, ओशन थर्मल एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी वैसे इसके अंदर आती है रिन्यूएबल में, बट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल में आती है, बट वो फिर भी क्लीन सोर्स है एनर्जी का. तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के साथ बस यही है कि ये लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास और ये ख़त्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के अंदर. और ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, फॉसिल फ्यूल कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2, SO2, NO2. ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर गैसेज हैं. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं. ये सारी चीज़ें गैसेज रिलीज कर रहे हैं और ये लिमिटेड भी हैं अमाउंट में. तो दीज आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो इनका ये प्रॉब्लम है. ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन्हें कॉन्टिन्यूसली यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिन्यूएबल्स जो एनर्जीज हैं, सोलर जैसे हो गया या विंड एनर्जी हो गया, इनके अपने लिमिटेशन है. जैसे सोलर का क्या लिमिटेशन है? सोलर हालांकि अब बहुत डेवलप हो गया. पहले तो ये था कि सोलर के साथ इसे यूज़ करना ही पॉसिबल नहीं था, इतना महंगा था और उतनी ज़्यादा एनर्जी आउटपुट भी नहीं देता था. लेकिन अब ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट पड़ती है, तो अब सोलर को यूज़ करना कोल या पेट्रोलियम से ज़्यादा सस्ता पड़ता है और ज़्यादा एफिशिएंट है. लेकिन सोलर के साथ लिमिटेशन ये है कि जहाँ सनलाइट ज़्यादा नहीं होती, जहाँ बर्फ़ वाले एरिया हैं, ठंडे एरिया हैं, या जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जैसे इंडिया में आसाम की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ सोलर सक्सेसफुल नहीं है. कश्मीर में, हिमाचल में और ठंडे उत्तराखंड के एरिया के अंदर सोलर इतना सक्सेसफुल नहीं है. राजस्थान में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, ऐसी जगहों पे, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, यहाँ सोलर सक्सेसफुल है. विंड जो है, विंड का लिमिटेशन ये है कि विंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरियाज में ज़्यादा सक्सेसफुल है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, वहीं पे सक्सेसफुल है. मिडिल के अंदर, जैसे आप दिल्ली में विंड एनर्जी प्लांट लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यूपी में लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा. ये लगाए जाते हैं ऐसे एरियाज में, कोस्टल एरियाज जहाँ समुद्र के पास है, तो वहाँ विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. जियोथर्मल एनर्जी हर जगह अवेलेबल है नहीं, ये तो बहुत लिमिटेड जगहों पर. ये जियोथर्मल क्या होता है? अर्थ के नीचे जो पिघले हुए वो होते हैं, लावाज होते हैं, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पिघल चुका है लावा, तो वहाँ की उसकी हीट को यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओशन थर्मल एनर्जी भी वहीं पॉसिबल है जहाँ पे ओशन है, ये भी इनलैंड में पॉसिबल नहीं है, तो लिमिटेड है. न्यूक्लियर एनर्जी के साथ प्रॉब्लम ये है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है. मतलब आप ये समझो कि 1 kg यूरेनियम, जो कि एक न्यूक्लियर फ्यूल है, जितनी एनर्जी दे सकता है उतनी एनर्जी कोल से बनाने के लिए 25,000 kg कोल लगेगा. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है यूरेनियम और कोल के अंदर. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूरेनियम का जब हम यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो वो हजार्डस वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है. उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टोर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कहाँ पे स्टोर करें? कि वो इतना डेंजरस है कि अगर एक्सपोज हो गए लोग उससे, तो इंस्टेंटली, अगर ज़्यादा ही एक्सपोज हो गया तो इंस्टेंटली मर सकते हैं. पूरी की पूरी पॉपुलेशन कई जनरेशन तक डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, क्योंकि ये आपके DNA को ऑल्टर कर देता है. तो सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपकी आने वाली जनरेशन्स तक इससे इम्पैक्ट होंगी. तो इसलिए इतना डेंजरस है. लेकिन फिर भी इसको यूज़ करने के लिए सेफ टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं. ठीक है, इसमें 2 टाइप की होती हैं. न्यूक्लियर फिजन, जो कि ये यूरेनियम वाला एग्जांपल बताया, दूसरा है फ्यूजन. तो फ्यूजन एनर्जी को डेवलप करने में कोशिश करी जा रही है, जिसका अंदर कोई हजार्डस वेस्ट भी नहीं बनता है ज़्यादा. तो अगर हम समहाउ इस फ्यूजन एनर्जी को, जिस पे बहुत सारी कंट्रीज ने पैसा लगाया हुआ है इस टाइम पे, इंक्लूडिंग इंडिया,
वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर, सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट बनाया जा रहा है, लेकिन इस पे 30 साल में पिछले कुछ खास डेवलप हुआ नहीं है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हमें अगले 10 साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। अगर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन को परफेक्ट कर लिया तो हमारी एनर्जी नीड्स की और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस कैन लिटरली पावर द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, it is sustainable, it is clean and it produces a very large amount of energy। ठीक है, बट अभी हम इसे परफेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये है, सोलर के अंदर अच्छी ग्रोथ चल रही है। इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। इंडिया अपनी जो स्टेट है, मतलब जिस पेस पे चल रहा है इंडिया, वो बहुत फास्ट है। ठीक है, जो मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर एनर्जी के सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, मैं कुछ YouTube वीडियोस शेयर कर लूँगा इससे रिलेटेड, वाटर जो आज मैंने चैप्टर पढ़ाया नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ऐड कर ही दिया है, तो आज शाम तक या कल तक होपफुली आई विल शेयर सम वीडियोस, YouTube वीडियोस दैट यू कैन वॉच टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर। So I am going to end this class here. I'll take your questions. If you have question, I'm going to take them right now. Hydroponics will not come in your exam, Aryan Singh. बट एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ की जा रही हैं सॉइल की लैंड रेस्टोरेशन के अंदर, तो उसमें आप लिख सकते हो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। somebody please share the link of WhatsApp group so that he can join. I'm not the admin, I don't know how to help you with that. Why is the class not starting? The class has already started at 2:20. I don't know if it is possible to share the notes. Please, whoever wants notes, send me a message. I'll share it in the WhatsApp group as well. Or those who haven't got it, please send me a message on the Teams app. I'll share it there. Here, there is, in the chat option, there is live Q&A section. There is no way to share it. Otherwise, I would have shared it right here. During photosynthesis, plant release O2 gas. Due to the change in global temperature, will the plant releasing CO2 or they will only stop taking O2? But हाँ, तो global temperature बढ़ने की वजह से वो CO2 release करना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है they will stop releasing O2, बट जितना अमाउंट ऑक्सीजन का वो रिलीज कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, और CO2 जो वो रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा प्लांट में और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। हमारे लिए फायदा तब है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा करे, रेस्पिरेशन कम करे। टेम्परेचर बढ़ने से उल्टा हो जाएगा। अभी ऐसा ही स्टेट है कि प्लांट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है, रेस्पिरेशन कम करता है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करेगा और ऑक्सीजन कम रिलीज करेगा। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। तो प्लांट जो हमें हेल्प कर रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट काम करने लगेंगे बेसिकली। टाइडल एनर्जी भी आ सकती है, बिल्कुल टाइडल एनर्जी भी आ सकती है। अभी टाइम कम था तो मैं सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उसके लिए मैंने वही कहा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो सेंड कर दूंगा आपको। अभी टाइम थोड़ा सा कम था एंड आई हैड टू फिनिश दिस चैप्टर, तो मैंने ऊपर से एनर्जी वाले सेक्शन को ऊपर से डिस्कस किया, बट दिस इज नॉट ऑल इन द एनर्जी सेक्शन। How green energy technology contributes to promoting sustainable development? ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे प्रमोट कर रही है? यही कि ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज विल स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, स्टॉप द रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, इसी को आप इलैबोरेट करके लिख सकते हैं।